नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। भारत के रक्षक में आपका खास स्वागत है। 26 जून एक ऐसा दिन जिस दिन इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे बनाया जाता है और उस टाइम हम लोग बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, क्योंकि ये एजेंसी का सबसे पहला काम है कि किस तरीके से ड्रग ट्रेड पर लगाई जाए लगाम। आज मेरे खास मेहमान हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अनुराग जी। एनसीबी डीजी अनुराग गर्ग, जिन्हें भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई से लेकर नक्सल विरोधी अभियानों तक का 32 साल का बेमिसाल सेवा अनुभव है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के मौजूदा महानिदेशक डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, जिनके पास भ्रष्टाचार निरोधक उपायों, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और मानव तस्करी जैसे विविध क्षेत्रों में 32 साल का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने साल 1993 में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस ज्वाइन की थी। हिमाचल प्रदेश में वे बिलासपुर और कुल्लू जिलों के एसपी, मंडी रेंज के डीआईजी के अलावा एडीजी और विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख जैसे पदों पर तैनात रहे हैं। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अनुराग गर्ग ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने सीबीआई में एसपी, डीआईजी और ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में 2 बार काम किया है। एनसीबी डीजी अनुराग गर्ग ने आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक साल 1988 में की। सेवा में रहते हुए उन्होंने एमडीआई गुड़गांव से पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा भी हासिल किया। देश की आंतरिक सुरक्षा और मादक पदार्थों के खिलाफ जंग में आईपीएस अनुराग गर्ग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। एनसीबी के प्रमुख के रूप में उनकी नेतृत्व क्षमता, लंबा अनुभव और तकनीकी प्रशासनिक समझ ने नशा विरोधी अभियानों को नई दिशा दी है। सर, हमारे शो में आपका खास स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, 26 जून एक बहुत अहम दिन है, इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे। तो एज द चीफ ऑफ द फोर्स क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये जड़ें पसारता जा रहा है धंधा, और इंटरनेशनल लेवल पर तो जो है हमारी तमाम फोर्सेस, आपकी यूनिट्स तैनात रहती हैं, लेकिन विद इन इंडिया भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये देख रहे हैं, ट्रेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और भारत में भी ड्रग्स का जो चलन है वो बढ़ रहा है, स्पेशली हमारे यूथ में। तो इसके लिए और उसमें कई नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं हमारे पास, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पर जो मेन अब हमारा फोकस है एनसीबी का टू डील विद दिस चैलेंज ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज, दैट इज़ कि अब जो है हम अगर कोई ड्रग पकड़ते हैं, चाहे कितनी भी छोटी मात्रा में हो, तो हम उसका जो है पूरा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन द सेंस कि वो ड्रग आई कहाँ से, सोर्स कहाँ था उसका। तो हमारी पकड़ ये होती है उस इन्वेस्टिगेशन में कि हम वहाँ सोर्स तक पहुँच पाएँ। तो इस संदर्भ में मैं आपको एक अभी जो बॉम्बे में केस हुआ जनवरी में, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसमें केवल 200 ग्राम कोकेन भारत से जो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, उसको इंटरसेप्ट किया गया एक कुरियर पार्सल कंपनी के ऑफिस में जी। और वो एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में छिपा के रखी हुई थी जी। तो वहाँ से उसको पकड़ के हमने उसमें जब इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, तो उसमें कैसे वहाँ पहुँची, किसने वो टाइपराइटर खरीदा, उससे पहुँचते पहुँचते हम जो बाकी जो पेडलर्स थे, फिर जो हवाला ऑपरेटर्स थे जो उसमें इन्वॉल्व, साथ में जो एक कस्टम क्लियरिंग हाउस एजेंट था, क्योंकि कोकेन जो है वो आती है साउथ अमेरिका से जी, है ना। तो इन सब लोग ये इंपोर्ट की गई थी अमेरिका से जी। तो हमने इन सब लोगों को जो था अपने दायरे में लिया, सबसे इंटरोगेशन की, और इसके जो मास्टरमाइंड था जी, जो कि एक हिंदुस्तानी ही था, बट 3-4 साल से वो थाईलैंड में उसने अपना बेस बना रखा था और वो वहीं से ऑपरेट करता था जी। और हवाला के थ्रू पैसा जो था वो अपने पास थाईलैंड में मंगाता था। बड़ा लग्जूरियस उसका लाइफस्टाइल था। तो उसको हमने अभी रिसेंटली कोई 2 हफ्ते पहले ही हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और उसको जो है हमने मलेशिया से डिपोर्ट करा के हिंदुस्तान ले आए। और अब हमने जो है उसमें जो है ये भी पता कर लिया है अब कि वो अमेरिका से किसने जो थी, एक्चुअली ये ड्रग जो थी टॉय स्कूटर्स होते हैं, तो टॉय स्कूटर्स में छुपा के एयर पार्सल्स के जरिए इंडिया लाई गई थी। अच्छा। तो वहाँ अमेरिका में जिस जरिए से ये हुआ था उसका भी पता कर लिया गया है। अब हम
ये जानकारी जो है हम अपने जो काउंटर पार्ट हैं अमेरिकन उनसे भी शेयर करेंगे, जिससे वो भी अपने एंड पे काम कर सके। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, या मैं बात करूं हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी की, तो इन दोनों का ही मैंने एक बड़ा एग्रेसिव रूप देखा है। तो इन दोनों की नीतियां हैं ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि एजेंसीज के हाथ तो यहीं पर खुले हैं कि मतलब नेशनल लेवल पर जो दोनों सबसे बड़ी बॉडीज़ हैं उन्होंने आपको खुली छूट दे रखी है। बिल्कुल, सरकार इस बारे में जो है खुद ही सजग है और उन्होंने पिछले 2 साल में हमारी जो संख्या थी, पिछले 2 साल पहले हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी दैट वाज अबाउट 1100 जी। तो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है इट इज़ अबाउट 1600 नाउ। ओके। तो सरकार तो खुद ही सजग है। अच्छा असर यहाँ पर अभी बात आती है, आपने कोकीन की बात करी है, लेकिन मैंने देखा है कि अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब ट्रेंड सारा का सारा केमिकल ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसा ये ट्रेंड में चेंजेस क्यों? नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस संदर्भ में यही बताना चाहूँगा, जो हमारे पास इंडिया में अभी 84% केसेस जो सारी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट इन इंडिया करती हैं वो केवल हमारे गांजे के मतलब कैनबिस के या ओपियम बेस्ड प्रोडक्ट्स के हैं जी। पर ये नया चैलेंज जो है उभर के आ रहा है, ये जो आपने कहा सिंथेटिक ड्रग्स। और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए आपको जो है यू नीड सम स्पेशल नॉलेज। उसमें जनरली एक केमिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और एक कहीं छोटी सी जगह में, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में हो, चाहे एक रिमोट विलेज में हो, वहाँ सेटअप कर देते हैं एक इंडस्ट्रियल यूनिट और उसमें ये केमिकल ड्रग्स बनाते हैं। और इसमें ये जो है पॉपुलर इसलिए होती जा रही हैं क्योंकि एक तो इसकी इजी अवेलेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उसी एरिया में प्रोड्यूस करनी है जिसमें कंजम्पशन है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करना जी। और दिस इज़ मतलब डिमांड बेस्ड सप्लाई करनी है आपने। आपको ये नहीं है कि आपने बना के कहीं स्टोर करी हुई है कुछ है, आप जो है जब चाहिए आप फटाक से उसको, जो आपने केमिकल्स रखे हुए हैं, आप फटाक से जब आपकी डिमांड बने आप उसको जल्दी से बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सर यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, आपने केमिस्ट की बात करी है और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने छोटे शहरों में भी जब रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ तो देखा है फार्मेसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ऐसे ही आप केमिस्ट शॉप भी नहीं खोल सकते। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके पास लाइसेंस होता है, वो परमिशन दे देते हैं, उनके लाइसेंस पे तमाम चीज़ें जो हैं मतलब केमिस्ट शॉप भी खुल जाती है, मेडिसिन का भी सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन कई बार कई लोगों को पता नहीं रहता कि किस तरीके से ये सिंडिकेट काम कर रहा है। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी, छापा पड़ेगा एनसीबी की तरफ से, तो पकड़ा तो वो जाएगा जिसके नाम पे लाइसेंस है, लेकिन काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं। तो उस तरीके के इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं और जिसने अपना लाइसेंस दे रखा है उसके लिए क्या सज़ा होती है? ओके, तो इसमें जो है, जैसे आपने हाल में सुना होगा, एक ये ऑपरेशन हमने जो था चंडीगढ़ से शुरू किया था जी। और चंडीगढ़ और अमृतसर। तो वहाँ से जो था हमने कुछ जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिनको बोलते हैं हम लोग, ये शेड्यूल H1 ड्रग्स जिसमें नार्कोटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे ट्रामाडोल है या कोडीन बेस्ड सिरप्स हैं, तो इनकी जब्ती की थी। और फिर हम जो थे वहाँ सेटिस्फाइड नहीं थे, हम जो थे पूरा चले कि ये मतलब कैसे पहुँचे, पहुँचे कैसे। तो उसमें हमें जो था संलिप्तता नज़र आई, जो स्टॉकिस्ट थे उनकी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की। तो एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क था पिछले 6 महीने में हमने एक्सपोज किया। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो डाइवर्जन इसलिए पॉसिबल हो पाता है कई बार कि जो हमारी एक्चुअली क्या है, इन सबको जो कंट्रोल करने की व्यवस्था है वो स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो होते हैं स्टेट्स में उनकी रहती है जी। तो उनका जो रीच है या उनका जो कहना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। या तो इस बात को देख नहीं पाता है, कि इस चीज़ को देख नहीं पाता है या नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से ये डाइवर्जन हो पाता है। तो हमने जो है अब जो ये एनकॉट का जो एक हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक जो मैकेनिज्म शुरू की है जी। सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, स्टेट से, सेंटर से जी। और क्योंकि ये जो है ये ड्रग प्रॉब्लम जो है इससे एनफोर्समेंट प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सरकार के विभिन्न विभागों को जो है अपना योगदान देना है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण विभाग हो, एजुकेशन हो, इवन पोस्टल सर्विसेज। क्योंकि आपने पहले बताया जब कि बातचीत जब हो रही थी कि कुरियर के थ्रू भी ये होता है, तो इसमें कई सारी एजेंसी इन्वॉल्व हैं। तो एनकॉड एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारे जितने अलग विभाग हैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं, जिससे अपना हर एक विभाग जो है अपना अपना योगदान दे सके इस समस्या से निपटने के लिए। ड्रग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हमारी सभी एजेंसियों को
मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर नशा मुक्त पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। अच्छा सर, ये तो हमने तमाम बात करी। अभी हमने जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की भी बात करी है, केमिकल ड्रग्स की, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी किस तरीके से कर रही हैं। लेकिन ये जो हम ड्रग फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जो केमिकल ड्रग्स जैसे ये बनाते हैं, तो इसमें मैंने कई बार देखा है बहुत सारे नाइजीरियंस इन्वॉल्व रहते हैं, फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्व रहते हैं, और कई बारी जो है आप लोगों के माध्यम से इन लोगों को पकड़ा भी जाता है, बस्ट भी होते हैं रैकेट्स। कई बारी फॉरेन नेशनल्स को जब हम गिरफ्त में ले लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलता है। मैंने कुछ एक केसेस में देखा है कि जब ये अरेस्ट हो जाते हैं तो इनकी एम्बेसी इंटरवीन करती है, लेकिन उन्होंने क्राइम तो इंडिया में किया है। ऐसी सिचुएशन में क्या उनको रिलीज़ किया जाता है, या उनको पूरी तरीके से हमारा इंडियन ट्रायल फेस करना पड़ता है, या फिर कुछ इस तरीके से हो जाता है कि उनको परमानेंटली डिपोर्ट कर दिया जाता है? तो आपने बात सही की। इस टाइम भी हमारे पास मेरे ख्याल से 6000 से ज़्यादा ऐसे फॉरेनर्स हैं इंडिया में जो ये ट्रायल फेस कर रहे हैं फॉर ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस। तो इसमें जब भी आप किसी फॉरेनर को गिरफ्तार करते हैं तो उसको काउंसल एक्सेस तो देनी पड़ती है, चाहे कोई भी क्राइम हो जी। पर हमने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं देखा है कि किसी एम्बेसी ने मतलब इस तरह से इंटरवीन किया हो कि इसको छोड़ दिया जाए या लीनियंसी दिखाई जाए। ऐसा तो नहीं देखा गया है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, ये थोड़े टाइम जेल में रहते हैं, फिर बेल पे वापस आते हैं, फिर उसी क्राइम में लग जाते हैं जी। और ये हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसका क्या कहना चाहिए, दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि जब तक वो ट्रायल चल रहा है तब तक हम जो है उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते। जी जी। तो वो जो है इस बात का फ़ायदा उठा के वो जो है रिपीटेड सेम ऑफेंस करते हैं। हाँ, रिपीटेड तो ऑफेंस। सर यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बिकॉज एज अ इन्वेस्टिगेटर, एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के केसेस को तुरंत एक्सपेडाइट करना चाहिए, फॉरेन नेशनल हो चाहे इंडियन नेशनल हो? क्योंकि ड्रग्स जो है हमारे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमारी युवा पीढ़ी है। कहा जाता है कि जिस तरीके से आप बचपन में बच्चे को नर्चर करेंगे, देश का भविष्य उतना उज्जवल होगा। तो ये तो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं, हमारे बच्चों को खोखला कर रहे हैं। कई बात करूं मैं आईटी सेक्टर्स की, स्टूडेंट्स की, देहरादून की बात करूं या हिली एरिया में जितने भी होते हैं, टारगेट किया जाता है बकायदा इन बच्चों को। तो दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर बात आती है, अगर ट्रायल ही एक्सपेडाइट हो जाए, अगर आ जाए कि हाँ दिस इज़ अ नार्को ट्रेड केस और इसका ट्रायल 6 मंथ्स या फिर आपका जो है 1 ईयर में ख़त्म होगा, तो इतनी पेंडेंसी ही नहीं रहेगी कोर्ट पे, और ये आप लोगों के लिए भी एक वो है। तो एक ये मतलब मैं जानना चाहती हूँ उत्सुकता से कि इसको कैसे एक्सपेडाइट किया जाए। तो इसमें एनडीपीएस एक्ट में हमारे पास सेक्शन 36 है जिसमें व्यवस्था की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एनडीपीएस केसेस के जल्दी निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट क्रिएट करेंगी जी। ठीक है, पर वो हो नहीं पाया अभी तक सब जगह। उसकी वजह से क्या है कि पेंडेंसी जो है हमारे एनडीपीएस केसेस की कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। और इस संदर्भ में जो थे हमारे माननीय गृह मंत्री जो थे, उन्होंने भी एक पत्र जो था लास्ट ईयर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था कि सब जगह जो है ये एनडीपीएस स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट जो हैं ये जो है क्रिएट की जाए, जिससे कि ट्रायल जो है एक्सपेडाइट किया जा सके। तो ये तो अभी मुझे निवेदन करना चाहिए जुडिशरी से भी और सीजीआई साहब से भी, मीडिया के माध्यम से भी और एजेंसीज के माध्यम से भी, अगर ये स्पेशल कोर्ट्स जल्दी ऑपरेशनल हो जाएं तो भारत से नार्को ट्रेड, नार्को टेररिज्म पे बहुत जल्द लगाम लग सकती है। हम गुजारिश कर रहे थे सीजीआई साहब से कि जल्द से जल्द एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट्स बने ताकि ये वाले केसेस जो हैं एक्सपेडाइट हो सके, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चले और जल्दी इसका जजमेंट आए। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसीज इस पर कार्रवाई शुरू कर चुकी हैं। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पत्राचार भी हो चुका
चुका है। अब पहल करनी है स्टेट गवर्नमेंट को, तमाम हिंदुस्तान की, कि वो जल्द से जल्द इन कोर्ट्स को एक्टिव करें, ताकि ये जितने भी एनडीपीएस के केसेस होते हैं, ड्रग सीजर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर किंग पिन्स, पेडलर्स एंड लोकल भाषा में बात करूँ तो पंटर्स, अगर ये पकड़े जाते हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी तो खौफ का माहौल क्रिमिनल्स के बीच में होगा और हिंदुस्तान की सरजमी ड्रग्स जैसी चीज़ से बिल्कुल फ्री हो सकती है। सर, सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे आपने बताया सिंथेटिक ड्रग्स एंड ऑल इतना क्रेज़ है, वहीं अगर मैं देखूं तो नार्को टेररिज्म, नार्को ट्रेड की जब बात आती है तो इससे जो अर्जित धन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे आप सीजर्स करते हैं तो लगभग अमाउंट क्या रहता है और क्वान्टिटी के हिसाब से किस तरीके से वो अमाउंट आंका जाता है? तो इसमें एक हमारे पास एक हमने अपने सुविधा के लिए जो एक टेबल बनाया हुआ है, जिसमें जो है अलग अलग ड्रग्स जो हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसकी एक हमने वैल्यू निर्धारित की हुई है। तो जैसे कोकेन है, तो कोकेन हमने निर्धारित किया है कि हिंदुस्तान में जो है 1 किलो कोकेन का जो स्ट्रीट वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 10 करोड़ रुपीज़। हेरोइन है दैट इज़ अबाउट 2 करोड़। अब आप तो सिंथेटिक ड्रग्स की बात की तो एक मेफेड्रॉन करके एक यहाँ चलती है, जिसका प्रचलन जो है ये वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी है, इंडस्ट्रियल बेल्ट में, क्योंकि इसको जो लेबर क्लास बहुत यूज़ करती है और यंग स्टूडेंट्स। तो वो जो है दैट इज़ ओनली ₹30 लाख पर केजी। ओके, एक जैसे मेथ है दैट इज़ ओनली 80 लाख पर केजी। तो सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो चीपर भी नहीं है बट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और उसकी बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए आपको। इवन मिलीग्राम्स ऑफ दैट ड्रग इज़ गुड अनफ टू गिव यू ए हाई। सर, यहाँ पर आपने इतनी इम्पॉर्टेंट बात करी है, तो इससे जब आप सीजर्स कर रहे हैं तो वो करोड़ों में जा रहा है। कई लोग जो बच जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे तो ये अमाउंट तो बहुत हाई है, क्योंकि हमेशा से जोड़ा जा रहा है। अब जो ट्रेंड है टेररिज्म का, अगर मैं बात करूं, नार्को ट्रेड की बात करूं या आपकी साइबर क्राइम की, नार्को टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म, ये आपस में सब जुड़ा हुआ है। तो सर, जब ये बात आती है तो ये सारा का सारा पैसा जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है, और जिसका नतीजा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख ही रहे हैं। हर जगह जो है अब वॉर छिड़ चुकी है, कहाँ से इतना असला हथियार आता है। तो सर, ये जब फाइनेंशियल आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और इन सब चीज़ों पे आप लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या तरीके अपनाते हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, और क्या आप इसमें ईडी जैसी एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करते हैं? जी, तो इसमें आपने जो टेररिज्म की बात की और ईडी की बात की, तो इसमें हमने देखा है कि कई केसेस में जब इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमें पता चलता है कि इसका जो पैसा जो आप ड्रग मनी जो है उसका उपयोग जो है टेररिज्म में हुआ है, टेरर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में हुआ है, तो हम वो केस जो है फिर एनआईए को रेफ़र कर देते हैं, जिससे वो उसमें आगे लीड ले पाएँ। और इस तरह के केसेस जो हैं मैंने हाल में देखे भी हैं, जिसमें हमने देखा कि जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं हमारे उड़ीसा में स्पेशली, जहाँ जो है ये गांजा काफ़ी उगाया जाता है, तो जो पंजाब में पकड़ा तो उसकी जो हमने बैक इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो पता लगा कि जड़ें उसकी जो हैं उड़ीसा में हैं, और जो वहाँ जो नक्सल इन्फेस्टेड जो एरियाज़ हैं वहाँ जो है वो उसको उगाया जा रहा है। इसी तरह से झारखंड में भी हमने जो ओपीएम पकड़ी थी दिल्ली के आसपास ही, तो उसमें भी यही पता चला कि उसकी जड़ें जो हैं वो झारखंड में हैं और वो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बात आपकी सही है, उनको प्रोटेक्शन मनी देना पड़ता है जो उगाते हैं नक्सल्स को, और उससे अपनी नक्सल जो अपनी टेरर कार्रवाई जो हैं वो अपनी करते हैं। तो ये हम देखते हैं, और इसके लिए हम जो है फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पे आजकल हम काफ़ी जोर दे रहे हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि जैसे पिछले साल जो था लगभग 263 करोड़ जो रुपीज़ थे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद सीज़ किए गए थे। मतलब इस इतने करोड़ की प्रॉपर्टी, 263 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई थी या सीज की गई थी। और इस साल दैट वाज इन 2023 और 24 में वो जो है दुगने से बढ़कर अब 666 करोड़ हो गई है। तो इस तरफ जो है, जैसा आपने सही बोला, इस तरफ हमारा जोर है कि पकड़ना ही काफ़ी नहीं है, उसका जो पूरा इकोसिस्टम है ना, और क्योंकि ये जो इनकी फाइनेंशियल बैकिंग होती है उससे ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी इंटरफेयर करते हैं, तो उसको तोड़ना वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में हमारा काफ़ी अब जोर है। और कुछ केसेस में जहाँ हवाला ऑपरेटर्स वगैरह के भी नाम आए हैं, तो हम वो केसेस जो है अब ईडी को भी रेफर करते हैं, जिससे वो जो है। सर, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि हमने इतनी सारी बातें करी हैं, अगर मैं विद इन इंडिया की बात करूँ तो कौन से वनरेबल एरियाज़ हैं, और अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूँ तो हमारे वनरेबल बॉर्डर्स कौन कौन से हैं?
तो वनरेबल बॉर्डर जो है मतलब इसमें दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द व्यू ऑफ ट्रैफिकिंग और पर्सपेक्टिव फ्रॉम द व्यू ऑफ अब्यूज़। जी तो जहाँ तक ट्रैफिकिंग का सवाल है, तो जैसा मैंने बताया कि हमारे 84% केसेस जो हैं लगभग वो कैनबिस या ओपीएम बेस्ड होते हैं। तो वो तो प्रोडक्शन जो इंडिया में ही हो रही है। जी तो इसमें हमने जो है वो स्टेट्स और वो पर्टिकुलर इलाके चिन्हित कर लिए हैं जहाँ इनकी प्रोडक्शन कैनबिस की या पॉपी प्लांट की हो रही है। जी और अब जो है केंद्र सरकार ने भी हमें इसमें कहा है कि जहाँ भी आपको इस तरह की प्रोडक्शन दिखती है उसमें हम सैटेलाइट इमेजरी भी ले रहे हैं। जी तो उसमें आप सीएपीएस की मदद से, अगर वो ऐसे इलाके हैं जहाँ मतलब लोकल पुलिस के लिए पहुँचना मुश्किल है, लोकल एनफोर्समेंट के लिए, तो आप लोग सीएपीएस को लेके जाएं और उसको जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर दें। जी तो ये तो इट विल टेक केयर ऑफ ओपीएम एंड कैनबिस कल्टीवेशन, है ना। और जो बाकी है आपका, जैसे अब आपने बताया था बीच में कि अफ़गानिस्तान में जो है क्योंकि ओपीएम प्रोडक्शन तालिबान के आने के बाद कम हो गई है, तो वहाँ एक दे हैव शिफ्टेड टू मेथ नाउ। जो उनके जो कार्टल्स थे पहले जो इसमें थे, अब वो उसमें, उसके लिए क्या है, एफेड्रा प्लांट एक होता है जो वहाँ बहुतायत में होता है, तो उससे एफेड्रिन निकलती है। तो अब लोग वहाँ से जो है वो मेथ बना के, मेथाम्फेटामिन बना के जो है वो सी रूट, मैरीटाइम रूट के जरिए जो है वो मैं उसी पर आ रही अरेबियन सी में भेजते हैं और फिर वहाँ से जो है कई देशों में फिर वहाँ से छोटी छोटी बोट्स में उसको लाया जाता है। इसी के बारे में मैं बात करना चाह रही थी। एक समुद्र मंथन हुआ था, तब हमें महादेव का नीलकंठ रूप देखने को मिला है, लेकिन अभी भी ये समुद्र मंथन ही चलता है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनसीबी मिलके कर रही है समुद्र मंथन, तो उसमें ना जाने कितने आप लोगों ने ड्रग सीजर्स जो हैं वो किए हैं। सर कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मतलब सी में इंटरसेप्ट करना, उसमें चलो कोस्ट गार्ड भी मदद करती है और अभी काफ़ी टाइम से सफलता भी मिल रही है। अगर मैं बात करूं अंडमान के एरिया की, तो काफ़ी कमेंडेबल काम किया गया था। अंडमान पुलिस थी, एनसीबी थी, आपके इंडियन कोस्ट गार्ड थी। और अगर मैं गुजरात की बात करूं कच्छ के एरिया में, तो वहाँ पर भी जो है मतलब आपकी बोट्स जो है ड्रग्स की वो पकड़ी गई हैं। तो सी में जाके इन्वेस्टिगेशन करना एक चैलेंज है। किस तरीके से होता है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, मेरी जनता जानना चाहेगी। तो बेसिकली दे आर ऑल इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस। तो आपको जैसे कोस्ट पे जो है हमारे जनरली कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी जो है पेट्रोल करते रहते हैं जी। तो जब भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस तरह से उनके अपने सोर्सेज से या कई बार हमारे पास भी आती है कि कोई बोट जो है इस तरह से जो है गंतव्य है, तो हम उनसे शेयर करते हैं और वो इंटरसेप्ट करके फिर हम जो है फिर वहाँ जाते हैं, ऑन बोर्ड कराते हैं हमें, फिर हम वो जो है केस लेके फिर उसको आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसमें जो है मतलब बेसिकली इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस है। और क्योंकि ये समस्या है, एक समुद्र के थ्रू जो है ड्रग ट्रैफिकिंग एक समस्या है, तो उसके लिए जो कोस्ट गार्ड और नेवी वो भी अब काफ़ी सचेत हो गए हैं। जी। तो वो भी इस तरह की डेवलप कर रहे हैं कैपेसिटी कि जो बोट्स जो हैं एनोनिमस चलती हैं। एनोनिमस मतलब ये होता है कि जनरली बोट्स जो है एक एआई सिस्टम होता है जिससे आइडेंटिफाई हो जाती हैं। जी। तो जो बोट्स जो हैं वो जो है आउट ऑफ रडार रहना चाहती हैं तो वो अपना सिस्टम ऑफ कर देती हैं। और सर जब हम बात करते हैं, जब पूरा मतलब हम नार्को ट्रेड, नार्को टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो हमेशा से आता है, पढ़ाया भी जाता है और इन्वेस्टिगेशन भी होती है, डेथ ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, इनकी बात होती है। अब जैसे अफ़गानिस्तान की भी बात हो रही थी, तालिबान ने कैप्चर कर लिया, लेकिन वहाँ की जो इकॉनमी है वो सारी नार्को ट्रेड पर ही डिपेंड थी। तो सर आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें इंडिया पे कितना प्रभाव डाल रही हैं, भारत पे किस तरीके से असर हो रहा है, क्या पहले से कम हुई है ये चीज़ें? कि हाँ, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर जो है जी। वहाँ पे आपने जो म्यांमार में हाल हैं, वहाँ जो लोकल आर्मीज़ हैं, तो वहाँ से भी आजकल जो है मेथ जो है काफ़ी इंडिया में आ रही है। जी। और पॉसिबिलिटी है कि जो लोकल आर्मीज़ हैं ये जो ड्रग ट्रेड से जो है अपना सस्टेनेंस जो है वो चला रही हैं। जी। सो वॉच आउट फॉर ऑल द क्रिमिनल्स, क्योंकि आपके ऊपर एजेंसी की सख्त पहनी नजर है। से येस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। एक बार मेरे साथ मेरी जनता, तमाम एजेंसी के आला अफसरानों के लिए और उन लोगों के लिए जो एक्टिवली इसलिए काम कर रहे हैं कि देश नशा मुक्त हो और आप हमेशा सुरक्षित रहें, एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।